आफ्टरनून नैप का कुछ इरादा तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। परिचय तो काफी सारा दिया जाता है, भास्कर भाई ने बड़े प्यार से दिया, बड़े लगाव से दिया। लेकिन होता यूं है, क्रिकेट टीम के बारे में आप अगर मैच देखते होंगे क्रिकेट के, तो आपको पता होगा कि वो सहवाग खेलने के लिए आता है, कमेंटेटर बोलता है कि इसने इतनी सदियां की है, वहां पे खेला है, यहां पे खेला है, 300 किए, 200 किए, और अगर वो स्पीच पूरी ना हो उससे पहले तो सहवाग वापस चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में आपका लास्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपने पिछले क्या किया भूल जाओ उसको, आज क्या किया, कल क्या करने वाला हो उसको याद रखो। जो लोग अपने पास्ट में खो जाते हैं वो राजेश खन्ना बन जाते हैं, और जो लोग अपने लास्ट में खो जाते हैं वो अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। यही तो जिंदगी का सच है, और इसीलिए थोड़ी ऐसी सच्ची बातें ही करने के लिए आपके लिए आया हूं मैं। लाइफ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है मुझे बड़ा पसंद है। दुनिया में 2 नोबल प्रोफेशन माने जाते हैं, 2। एक है डॉक्टर का, दूसरा है टीचर का। बोलो क्यों? क्यों 2 ही नोबल प्रोफेशन? किसी को मालूम है? Why only doctors and teachers are considered as a noble profession? मंदी नहीं आती है। मंदी तो यहां पे वो गोलगप्पे वाले जो बाहर बैठे होंगे उनको भी नहीं आएगी। मैंने तो ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जिनके पास इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती जितने पानीपुरी वाले के पास होती है, और पानीपुरी वाले की प्रैक्टिस की वजह से डॉक्टर की प्रैक्टिस बच जाती है। जी, एक जिंदगी बचाता है, एक जिंदगी बनाता है। नाइस, गुड। बात यह है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई जीतता है तो कोई हारता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप जीतते हैं तो कोई अपना पैसा गंवाता है। ओके, क्रिकेट में अगर कोई जीतता है तो कोई हारता है। किसी स्टार की फिल्म हिट होती है तो किसी की फ्लॉप भी होती है। कोई जीतता है कोई हारता है, इसको कहते हैं प्रोफेशन, बिजनेस। लेकिन 2 ही प्रोफेशन दुनिया में ऐसे हैं। मेडिकल प्रोफेशन, जहां पे आपका पेशेंट, आपका दर्दी अगर जीत जाता है रोग के सामने अपनी लड़ाई, तो डॉक्टर भी अपने आप जीत जाता है, उसकी फीस भी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसका रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है। टीचिंग में अगर आपका स्टूडेंट जीत जाता है, वो टीचर से ज्यादा मार्क लेके आता है। और होता यही है, क्योंकि जो कम मार्क जिनको आए वही टीचर बनते हैं। मैं तो टीचरों के खानदान से हूं तो मुझे मालूम है। अब अगर ज्यादा मार्क आए होते तो सीए, एमबीए, सीएस, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन गए होते। उस वक्त तो वो मैथमेटिक्स में नहीं कुछ कर पाए, इसीलिए तो टीचर बन गए। लेकिन उनके स्टूडेंट जब मैथमेटिक्स में 100 में से 100 लेके आते हैं तो हम एज ए पेरेंट उनको फीस देते हैं, उनका बहुमान करते हैं कि अच्छे टीचर हो। तो ये 2 प्रोफेशन ऐसे है कि जो विन विन सिचुएशन है। आप खुद भी जीतते हैं, आपको भी पैसा मिलता है, और जिनके साथ आप काम करते हैं वो पैसा गंवाते नहीं है, उनको भी पैसा मिलता है, उनको भी कुछ मिलता है। और पूरी दुनिया में तीसरा जो ऐसा नोबल प्रोफेशन है वो आप सबका है। देखिए, कोई भी आदमी कुछ, अगर ये मैंने रिस्ट वॉच खरीदी, अमेरिका भी गया था, मैनहट्टन में गया, मैनहट्टन में देखा, उस वक्त तो वो सैंडी नहीं आया था अमेरिका में, तो मैंने रिस्ट वॉच ले ली। लेकिन जब मैंने रिस्ट वॉच ले ली तो मेरे पॉकेट में से कुछ डॉलर चले गए और एक रिस्ट वॉच मेरे पास आ गई। ओके, यही तो बिजनेस होता है। लेकिन आप जो बिजनेस में है वो ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आपके पास तो पैसा आता है, आपके पास तो कमीशन आता है, आपके पास तो रेपुटेशन आता है, आपके पास तो मार्केट आता है, लेकिन जिनको आप कुछ बेचते हैं वो भी कुछ नहीं गंवाते हैं। उनके पास बोनस आता है, उनके पास कवरेज आता है, उनके पास प्रीमियम कवरेज आता है, रिस्क कवर होता है उनका, उनकी पूरी फैमिली है, वो आप बचा सकते हैं। He who saves one life saves whole world। जो एक जिंदगी बचाता है वो पूरी दुनिया बचाता है। एक आदमी जब चला जाता है तो वो एक आदमी नहीं चला जाता, उसके साथ एक पूरी रिश्तेदारी, उसकी मोहब्बत, उसके साथ जीने वाले लोग, उसका खानदान, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके बच्चे, उसकी बीवी, सब कुछ की पूरी दुनिया लूट जाती है। और तब हे अंधेरी रात मगर दिया जलाना कब बना है, ये दिया प्रगटाने वाले लोग आप लोग हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं हमारे मुकेश भाई और दीपक भाई और सब कुछ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है लाइफ इंश्योरेंस वाले लोगों के साथ बात करना, क्योंकि इस देश में बहुत कम लोग अब ऐसे बचे हैं कि जिनको किसी के पैसे मिलते भी है तो उनको दुगना करके वापस दे देते हैं। और ऐसे लोग इतने सारे मेरे सामने आज खड़े हुए, आज बैठे हुए। मेरे दोस्तों, अब अगर आप पूछोगे कि आप बात क्या करने वाले हैं तो मेरे शर्ट से आपको पता चल जाएगा। सुबह में मैं टी शर्ट पहन के चला आया था, मैंने सोचा कि भाई ऐसा बंबई में है, इतनी कोई गर्मी तो है नहीं, तो चलो टी शर्ट पहन के चले जाते हैं।
तो फिर देखा कि यहाँ पे तो इतना बढ़िया बैकग्राउंड सजाया हुआ है जैसे वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन चल रहा हो। तो मैंने सोचा कि चलो पार्टी वर्क करके जाते हैं ना, लाइफ इज अ पार्टी, हु सेज लाइफ इज अ बोरिंग थिंग। जिंदगी तो बड़ी ब्यूटीफुल चीज है दोस्तों। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो आप इंश्योरेंस सेक्टर में आपको मालूम होगा। इंश्योरेंस में जो अगर पढ़ना है, सबसे ज्यादा ध्यान से जो पढ़ना है, वो ये नहीं पढ़ना है कि डॉक्यूमेंट क्या कहता है, वो ये पढ़ना है कि वो एस्ट्रिक्स मार्क, हम गुजराती में कहते हैं फुदड़ी, वो एस्ट्रिक्स मार्क क्या कहता है? कंडीशन अप्लाइड। यस, एक्सलेंट, कंडीशन अप्लाइड। तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेकिन उसमें भी एक एस्ट्रिक्स मार्क लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाइड। तो मैंने सोचा कि चलो भाई हम बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाते हैं आज। अब इतना सारा इंस्पायर हो गया है देख के, पूरा स्टेज आपका इंस्पायर होके ये शर्ट पहन के चला आया। क्योंकि जिंदगी में अगर आपको किसी पे से भी जीतना है तो आप किसी को हरा कर नहीं जीत सकते, आप किसी के साथ मैच होके उसके साथ जुड़कर जीत सकते हैं। तो मैं जुड़ गया आपके स्टेज के साथ, एज सिंपल एज दैट। और मैं यही बात तो कहना चाहता हूं, मैं जो प्रेजेंटेशन अपनी ट्रेनिंग का करता हूं, जो आज नहीं करने वाला हूं, भाई हमारा चंक है वो 40-45 मिनट्स का है, मुझे मालूम है। और इसके लिए मैं यही उसमें कहता हूं, लाइफ इंश्योरेंस का मैंने जो टाइटल बनाया हुआ है अपने प्रेजेंटेशन का, जो एकेडमिक प्रेजेंटेशन है, उसका टाइटल बनाया है लाइफ इंश्योरेंस क्रेजी की यार है। वाई क्रेजी की यार है? जिंदगी में कुछ भी अगर आपको पाना है तो उसके साथ आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आप लव का फंडा समझ जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस का फंडा, मार्केटिंग का फंडा, ब्रांडिंग का फंडा और जिंदगी का फंडा समझ में आ जाएगा। जिंदगी है ही मोहब्बत, लव इज लाइफ, लव इज गॉड। अब देखिए, अगर यहां पे मुझे पता नहीं कितने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा देखा है जगजीत सिंह जैसे मंजे हुए कलाकार, मेहंदी हसन जैसे कलाकार गजल के लिए ऐसे हॉल में आते हैं, और लोग आते हैं, पति पत्नी आते हैं, साथ में आते हैं, एक कार में बैठ के आते हैं, एक बंगले में से बाहर निकल के आते हैं, और वो गाते हैं, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो मियाँ बीवी साथ में बैठे हुए हैं, दोनों रो पड़ते हैं। अब फूल तो बाजू में ही बैठा हुआ है, तो ये कौन सा फूल याद आ गया उनको? वो तो घर में ही है, बाजू में बैठा हुआ है, अपने पास में है, लेकिन फिर भी रो पड़ते हैं। तो उसका मतलब तो क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मोहब्बत करते हैं लोग। यहां पे मैंने कहा कि भाई आप सबको अनुभव होगा। अब वो मोहब्बत शादी में हो भी पाएगी, नहीं भी हो पाएगी। शादी होने के बाद मोहब्बत कितनों की होती है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज क्यों ये बात कर रहा हूं, एक हस्बैंड और बीवी दोनों की 25th एनिवर्सरी चल रही थी अपने मैरिज की। तो बीवी ने सोचा कि अब तो ये रूटीन हो गया, जो रूटीन हो जाता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, प्रेडिक्टेबल हो जाता है वो बोरिंग हो जाता है, जो बोरिंग हो जाता है इसको हम अवॉइड करते हैं। यही हमारे बिजनेस में भी होता है, यही हमारे लाइफ में भी होता है, यही हमारे रिश्तों में भी होता है। इसलिए तो आप देखिए, वो शादी से पहले जो रोमांच होता है, जो रोमांस होता है, जो थ्रिल होती है, क्योंकि सब अपना बेस्ट निकाल निकाल के जाते हैं डेट पे, बढ़िया से बढ़िया शर्ट पहन के जाते हैं, 2 बार शेव करके जाते हैं, 1 घंटे तक मेकअप करके जाते हैं, और शादी के बाद जो छिपाया हुआ है ना कपबोर्ड में, जो वर्स्ट अपना जो दिखाया नहीं है अभी, वो बाहर आ जाता है। वो खानदान में देख के शादी तय करते हैं लड़के लड़कियों की कि कितने एसी है, लड़के के घर पे कितने एयर कंडीशनर है। और सबसे पहला प्रॉब्लम तो शादी की रात को यही होता है कि मुझे एसी पसंद ही नहीं, मुझे एलर्जी है एसी से। वहां से तो पहला झगड़ा शुरू होता है। यही लाइफ में भी होता है। तो क्या होता है, 25 ईयर की एनिवर्सरी है, तो बीवी जरा अपने तरीके से वो जरा घुमा फिरा के, क्योंकि कैसा चाहता है कि हस्बैंड इज हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन द वाइफ इज अ नेक दैट मूव्स द हेड। हेड तो दिखाई देता है, नेक अगर घूमेगी तो हेड घूमेगा। तो वो बीवी ने कहा कि भाई आपको याद है हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। तो हस्बैंड ये गुजरात समाचार में वो अपना सर डाल के बैठा हुआ था, तो उसने कहा सर बाहर भी नहीं निकाला अखबार में से। तो बीवी ने कहा कि ये डोज कम है, ज्यादा हाई पावर डोज देना चाहिए। तो उसने कहा कि आपको याद है 25 साल पहले जब हमारी शादी हुई, तब उस रात आपने आई लव यू मुझे बोला था, फिर तो आपने कभी आई लव यू बोला ही नहीं, 25 साल हो गए। तो हस्बैंड ने वो अखबार बाजू में रख दिया। तो बीवी ने सोचा कि अब कुछ बाहर जाने की बात होगी, अब कुछ गिफ्ट की बात होगी, अब कुछ नई साड़ी वाड़ी आएगी। वो सीता के जमाने से चला आ रहा है
सबसे पहला जो फीमेल साइकोलॉजिस्ट था वो मामा मारीच था रावण का। उसे पता था कि स्वर्ण रूप ले जाओ आप तो सीता जैसी सीता जो महल छोड़ के आ गई है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि ये मृग कैसा है, मुझे चाहिए। अब आज भी बंबई में अगर राम सीता की जोड़ी निकलती है संडे इवनिंग को और कोई सीता अपने राम से ऐसे कह के देखती है कि देखो वो सेल का बोर्ड लगा हुआ है 60%, मुझे लाके दो, अभी लाके दो। तो बीवी ने तो बड़ी आस लगाई और हस्बैंड ने कह दिया कि देखो तुम्हें याद है ना अभी कि 25 साल पहले मैंने आई लव यू बोला था, अभी याद तो है तुम्हें, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। वहां तक कैरी फॉरवर्ड करो। अब दोस्तों प्रॉब्लम हमारी लाइफ के साथ यही होता है कि हम चाहे कितनी भी इंश्योर्ड करवा ले, हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक बार आई लव यू बोल दिया तो बोल दिया, बार बार बोलने की जरूरत ही क्या है। लोग ऐसा कहते हैं, मुझे मिलने के लिए आते हैं कि आप बोलते हैं, मोटिवेशन के सेमिनार करते हैं, अच्छा लगता है, फिर घर जाके सब भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो मैंने कहा कि भाई आप शेविंग की रोज करते हैं ना, बाल भी कटवाते हैं ना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रोज नहाते भी है ना। तो जैसे रोज नहाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रोज अपने काम को, अपने आत्मविश्वास को, अपने जज्बे को आई लव यू कहना भी इतना ही जरूरी है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि हमारा काम हमारी ड्यूटी है। सॉरी माय फ्रेंड्स, हमारा काम हमारी ड्यूटी नहीं है, काम हमारी ब्यूटी है। ड्यूटी मान के करोगे काम आपको खा जाएगा, ब्यूटी मान के करोगे काम में आप खो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। लेकिन हम मोहब्बत में जो फंडा लागू पड़ता है वो मार्केटिंग में लागू पड़ता है। आप सोच लीजिए, अगर आपको कोई पसंद आ गया, चाहे आप लड़की है लड़के है, कोई पसंद आ गया तो पहला काम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, कहां जाती है, कब जाती है, हाँ क्या करती है, 5 स्टार पसंद है या फ्रूट एंड नट पसंद है। कुछ रिसर्च तो करना पड़ेगा ना, यूं ही तो मिलने नहीं चले जाओगे। तो आप रिसर्च करते हैं। हमारे यहां सौराष्ट्र में बोला जाता है गुजराती में, फील्डिंग भरे छे। तो अगर आपको प्राइस कैच चाहिए तो फील्डिंग तो भरनी पड़ेगी ना पहले। यूं ही तो कोई कैच नहीं दे देगा आपको, सिक्सर लगा देगा स्टेडियम के बाहर चले जाएगा, आप फील करते रहोगे, कोई किल करता चले जाएगा। तो होता क्या है, उस वक्त आप रिसर्च करते हैं, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और सिंपल सी एक बात है जिसको मार्केटिंग में बहुत बड़े तरीके से कहा जाता है, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में उसके सेमिनार रखे जाते हैं, यू एटीट्यूड। ये यूट्यूब वाली बात नहीं है, यू एटीट्यूड वाली बात है। और सिंपल सी बात आपको समझा देता हूं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर दिन कहो, रात करें, दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। देखिए अब ये बात तो गलत है, इसलिए मेरे जुबान में से भी गलत निकल गया कि दिन को अगर कैसे हम रात कह सकते हैं, लेकिन वो जब आप प्यार में होते हैं तो आपको कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। क्यों? यू एटीट्यूड। आपको क्या पसंद है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको क्या पसंद है वो इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ यही बात आपको दिमाग में रखनी है। तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम भी रात कहेंगे। हम तो आपकी सर्विस के लिए हैं, हम गीतों की सर्विस के लिए नहीं, आपकी सर्विस के लिए। बात यह है दोस्तों कि जो मैंने कहा मोहब्बत में फंडा होते हैं, वही हमारी लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में भी फंडा होते हैं। सेम फंडा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंडा नहीं है, कोई बड़ी बातों की जरूरत नहीं है उसके लिए। मैंने कह दिया यू एटीट्यूड चाहिए, आपके फोकस में चाहिए। ये कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है, इतने सारी एडवर्टाइजमेंट करती है, इतने सारे स्टार्स को साइन करती है, इतने सारे पेज टाइम्स ऑफ इंडिया के बुक करवाती है। कभी आपने देखा कि वो अपने बारे में कुछ बात करती है? हमारी फैक्ट्री कैसी है, हमारी कंपनी कैसी है, उसको कैसे अवार्ड मिले, उसने कितनी बॉटल बिकी। वो बात करती है आपके बारे में, रिफ्रेश हो जाओ, ठंडा मतलब। देखिए आपके बारे में बात करती है, कस्टमर के बारे में। तो यही तो अप्रोच है। देखिए आप जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि हम टूथपेस्ट खरीदने के लिए गए, हम साबुन खरीदने के लिए गए, हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं। माय फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। हम प्रोडक्ट खरीदने कभी नहीं जाते जिंदगी में, हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खरीदने के लिए जाते हैं। अगर आपके पास वो सॉल्यूशन होगा, लोग आपके पास आएंगे। अगर प्रोडक्ट खरीदने से ही कोई बात होती
तो बराक ओबामा की स्किन अभी कुछ भी क्रीम लगाने से फेयर नहीं हुई, हमें मालूम है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको भी फेयरनेस क्रीम से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अरबों रुपए का फेयरनेस क्रीम बिक रहा है पूरी दुनिया में। 14 दिनों में गोरापन का एहसास। अब लोग घिसते इतना है कि 14 दिनों के बाद कुछ जो हुआ यहाँ पे वो डस्ट बस्ट लगी होगी वो नहीं, वो निकल जाएगी तो थोड़ा तो गोरा लगेगा, क्योंकि 3 बार घिसते हैं ऐसे करके। लेकिन स्किन का कलर नहीं बदलता, पिगमेंट नहीं बदलता। लेकिन क्योंकि एक फैंटेसी है, एक ड्रीम है कि हमें चाहिए गोरापन, हम क्रीम लेके आते हैं। मैं आपको बताऊं, आप ऐसी टूथपेस्ट लोगे कि जो 100 इयर्स तक आपके दांत को मजबूत करेगी लेकिन काला कर देगी। नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ टूथपेस्ट नहीं लेते, हम व्हाइट टीथ की फैंटेसी भी लेते हैं, ड्रीम भी लेते हैं उसके साथ कि हमारे दांत सफेद रहेंगे, खुशबूदार रहेंगे। तो जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते हैं किसी को भी, हाथों हाथ बिक जाएगी आपके पास जो चीज है। आपको पॉलिसी नहीं बेचनी है माय फ्रेंड्स, आपको बेचने है ट्रबल शूटिंग, आपको बेचनी है प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस। तो आपको भगवान ने चुन चुन के यहां पे इकट्ठा किया है, इसलिए कि लोग अपने पैसे कमाने के लिए दूसरों की जिंदगी को कुचल कर आगे निकल जाते हैं। ऐसे मैंने देखे कई वाकये। लेकिन आप ऐसे प्रोफेशन में है कि जहां दूसरों की जिंदगी जब आप संवार सकते हैं, आपकी खुद की जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। तो आप यहां पे भी कमाएंगे, वहां पे भी कमाएंगे। जब वहां जाएंगे तो वहां पे भी आपका अकाउंट कितना बढ़िया होगा, सोच लीजिए जरा, क्योंकि कितनी जिंदगी आपने संवारी होगी। तो मैं बात कर रहा था मोहब्बत वाले फंडे की, और मोहब्बत के लास्ट फंडे के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट फंडा मोहब्बत में सबसे फर्स्ट होना चाहिए ऐसा फंडा है कि अगर आपको मोहब्बत करनी है तो आपको हिम्मत भी करनी पड़ेगी। हिम्मत के बगैर किसी की मोहब्बत पार नहीं होगी। सोच लीजिए जरा, आप बड़े आदमी होते हैं, कितने भी होते हैं, किसी को पूछना तो पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, मैं माधुरी दीक्षित को जाके कह दूंगा आई लव यू, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोग्राफ देगी, मुस्कुरा के स्माइल करके फोटो खिंचवाएगी मेरे साथ। लेकिन हम आई लव यू कह के अटकते नहीं है, वहां पे रुकते नहीं है। क्या करते हैं, हम हिडन क्वेश्चन डालते हैं इनटू ब्रैकेट, डू यू लव मी। वहां पे डॉक्टर नैने आ जाएंगे बीच में कि भाई आई लव यू कह दो तो तस्वीर निकाल के चले जाओ, वरना डू यू लव मी बोलते हो, नहीं नहीं ये मेरी बीवी है यार। सिंपल सी बात है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, हम किसी को प्यार करने लगते हैं तब। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम होती है, हम थोड़े शेकी हो जाते हैं, हम थोड़े डर जाते हैं कि ये हुआ तो, वो हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डर। सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है वो है डर। हमें प्रिपेयर रहना है, वन इज टू प्रिपेयर फॉर एनी चैलेंज, और डरना कभी नहीं है। क्यों डरना नहीं है, आप बता दीजिए। आप इतने सारे लोग पूरे भारतवर्ष से यहां पे आके बैठे हुए हैं मेरे सामने। अब सबसे ज्यादा लोग इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कौन सी जगह पे मरे हैं, अपने प्राण त्याग चुके हैं? सबसे ज्यादा लोग इस पृथ्वी पे, यस, खटिया पे, ऑन बेड। हमारे अपने रिश्तेदारों की, हमने अपने परिवार की कहानी हम चेक करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा तो वहीं पे प्राण त्याग करने वाले लोग मिलेंगे। कोई रण मैदान में, कुरुक्षेत्र में तो हमारे खानदान से, मेरे खानदान से तो कम से कम कोई नहीं गया। अब मैं लेखक हूं तो लिख डालू, ये अलग बात है कि गया था, लेकिन गया तो नहीं। सबसे ज्यादा लोग खटिया पे मरते हैं, बेड पे मरते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज रात को चैन की नींद वहीं पे जाके सोते हैं, क्योंकि हम डरते नहीं है उस वक्त। हम डरते नहीं है, हम तो ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा लाशें बिछी हुई है पूरी दुनिया में। जब डरते नहीं हो तो आप चैन की नींद सो सकते हो। सिंपल सा फंडा है, आप रोज अनुभव करते हैं, मेरी जरूरत नहीं है आपको इसके लिए। लेकिन हम प्रॉब्लम में इसलिए फंस जाते हैं कि हम ऐसा सोच के चलते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे। इस देश की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, वो ये है। एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, क्या है, अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपको एक सिंपल सा मोटिवेशनल फंडा टैटू करके रखवाना है अपने हार्ट पे, छाती पे नहीं, हार्ट पे अंदर, तो मैं कहूंगा कि वो हजारों साल पहले लिखे हुए महाभारत का एक वाक्य में लिखवाऊंगा। उसमें महाभारत का एक वाक्य, महाभारत का नाम ही ओरिजिनल जय था, जय यानी विक्टरी। महाभारत के ग्रंथ का ओरिजिनल नाम जय है, विक्टरी। यतो धर्म ततो जय, विक्टरी, जय। और कृष्ण का पूरी लाइफ ही आप देख लीजिए, यही तो लाइफ है। टेक ऑल द चैलेंजेस विद द स्माइलिंग फेस, दैट्स व्हाट कृष्ण इज ऑल अबाउट। जितने भी आपको चैलेंज आ जाए, वो आप हंसते 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 निकाल के ले जाओ, बस।
यही तो कृष्ण की जिंदगी है। तो वो गोवर्धन पर्वत तो अपने हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन फोटो दूसरे के साथ खिंचवाते हैं। वो सब आ जाते हैं फोटो बनाने के लिए, चलो 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 हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं ऐसे लकड़ी लेके। तो वो सबको सांस लेके चलते हैं। वो एक ऐसा इंसान है कि जो ऐसा कहता है कि मेरे पास मथुरा का जो रेडीमेड सिंहासन आता है मुझे नहीं चाहिए, उसमें नहीं बैठना है मुझे, मैं अपने बलबूते पर अपनी सोने की द्वारका गुजरात जाके बनाऊंगा। और बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा कि हस्तिनापुर वाले यहां पे आएंगे कि हमारी मदद कीजिए, हमारी युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमें सवाल नहीं होता, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत गड़बड़ होती है। वो जवाब तो अब google.com के पास भी है, सवाल होना चाहिए अपने पास। ये बात सबसे महत्व की है, सवाल नहीं होता हमको किसी भी वक्त। और मैंने सपोज बचपन में वो कृष्ण की कहानियां सुनी, तो वो थोड़ा जवान हुआ तो मेरी माताजी मुझे घर पे पढ़ाया करती थी, क्योंकि मैं होल स्कूल की प्रोडक्ट हूँ, मैं स्कूल में नहीं गया, वो घर पे पढ़ाती थी मुझे काफी सारी किताबें लेकर। उस वक्त तो कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। अब आज तो ऐसा है कि रिसेप्शन में डिश तो इतनी है, हमारा पेट भी इतना है, लेकिन वो कटोरियां बढ़ गई है, आइटम्स बढ़ गई है। जिंदगी में मोबाइल आ गया, जिंदगी में वो कंप्यूटर आ गया। मैं तो कभी कभार कहता हूं कि अगर आपको सही तरीके से अपनी जिंदगी जीना है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ, कंप्यूटर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ, नहीं, आपको डिजिटली अपग्रेड होना है, लेकिन कभी डिजिटल उपवास भी करना है। एक दिन के लिए मोबाइल बंद करके देखिए, आपको अंदर की रिंगटोन सुनाई देगी। वो तो हम सुनते ही नहीं कभी। होटल के रूम में जाके वो अगर किसी का एसएमएस नहीं आया तो सिग्नल चेक कर लेते कि होटल में सिग्नल नहीं आया होगा, एसएमएस तो आया ही होगा, सिग्नल नहीं होगा। हम अपने आप के साथ नहीं रह पाते आधे घंटे तक। सोचिए जरा, एक टेलीविजन चालू करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, और फेस टू फेस मिलते हैं तो बात नहीं कर पाते, फेसबुक पे 1.5 घंटे तक चैट करते हैं। लोग फेस टू फेस बात नहीं कर पाते। आपका तो ऐसे बिजनेस है कि जिसमें आपको फेस टू फेस बात करके आपका बिजनेस बढ़ाना है। तो मैं बात कर रहा था वो कि महाभारत में ऐसा सवाल मुझे हुआ कि एक सवाल तो ये हुआ कि भाई कंस को वो देवकी का संतान, अपनी बहन का संतान उसका हत्यारा होगा ऐसी चेतावनी मिल गई थी, तो उसने एक करके 8 संतानों को मार दिया, और फिर भी बच गए कृष्ण, और कृष्ण ने कंस को मार दिया। तो कंस में इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि बहन की हत्या अगर नहीं करना चाहता तो बहन और बहनोई को अलग अलग सेल में बंद करते। इतनी कॉमन सेंस नहीं थी, इसलिए तो वो कंस था, कृष्ण नहीं था। कृष्ण में तो काफी सारी कॉमन सेंस थी। आप देखिए, कृष्ण ने दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशनल लेक्चर दिया है। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर भारत में है कृष्ण के साथ। दुनिया का सबसे पहला लव लेटर रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा, और दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर भी भारत में हुआ। सोचिए जरा, भगवत गीता में डिप्रेशन में था अर्जुन विषाद योग, और उसको खड़ा कर दिया कृष्ण ने, चलो युद्ध कर, युद्धस्व। तो महाभारत में एक सवाल मुझे ये हुआ कि ये कौन, जिसको ये दुर्योधन 5 गांव नहीं, सुई की नोक जैसी जमीन अपने भाइयों को समाधान के लिए तैयार नहीं है, वो कौन को एक राज्य दे देता है। ये इतनी एक योद्धे के ऊपर जो कृष्ण जो है उसका अग्नि संस्कार करते हैं, उसके पास शस्त्र नहीं है, उसको मरवा डालते हैं। भीष्म उसको 11 दिनों तक वॉर में नहीं आने देता, उसके कवच कुंडल ले लेते हैं, घटोत्कच मर जाता है उसकी शक्ति के इस्तेमाल के लिए। कुंती उसके पास वचन ले लेती है, परशुराम उसको श्राप दे देता है। लेकिन ये कर्ण में ऐसा क्या था कि इतने सारे लोग उसमें फोकस हो गए थे। कृष्ण दुर्योधन से मुखातिब होकर वापस से चले आए, लेकिन कर्ण को कहा कि चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं युधिष्ठिर को निकाल के तुम्हें सिंहासन दे दूंगा। इतना क्या था कर्ण में? एक सेंटेंस था साहब, एक सेंटेंस। वो जब एंट्री होती है उसकी राजकुमारों की परीक्षा के वक्त, तो वो कहता है, उसको कहा जाता है एक सूत पुत्र हो, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि तुम यहां पे आके बैठ सको और बात कर सको। तो कर्ण उसका जवाब देता है, देवायत्तम कुले जन्मम मदायत्तम तु पौरुषम। कैसे संजोग में, कैसे बैकग्राउंड में, कैसे मेरा जन्म हुआ, देवायत्तम, भाग्य को अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। मैं कोई एप्लीकेशन करके जन्मे नहीं हूं, वरना वो मुकेश अंबानी का एंटेला खाली ही है यहां पे बंबई में, 36 करोड़ का है पूरा, अभी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम एप्लीकेशन करके वहां पे पैदा नहीं हो सकते। और हमारा भूतकाल क्या है, हमने कहां से शुरू किया, हमने कैसे शुरू किया, किस संजोग में पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, कैसी कटोकटियां, कैसी मुसीबतों का हमने सामना किया, भाग्य के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। मदायत्तम तो पौरुषम, लेकिन पराक्रम दिखाना मेरे हाथ में है। To show the strength is in my hand. पराक्रम, जिसका ये एटीट्यूड हो उससे सब डरते हैं। जो कोई किसी से नहीं डरता उससे सब डरते हैं। याद रखिए,
क्योंकि सलीम खान साहब है, सलमान खान के पिताश्री, मेरे अच्छे दोस्त थे बम्बई में। तो उन्होंने एक बार बताया था कि दीवार फिल्म की एक सिचुएशन मेरी रियल लाइफ में हुई थी। इंदौर में मैं जब पढ़ रहा था स्टूडेंट के तौर पे, और मैंने एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई मेस में, तो 5-6 हट्टे कट्टे तगड़े स्टूडेंट जो है वो मुझे मारने के लिए आ गए। मैं अकेला चाह रहा था अपनी हॉस्टल को वापस। वो 6 लोग, मैं अकेला, पठान लोग हैं। आप सलमान, अरबाज, सोहेल को देख लेते तो पता तो चल जाएगा फिटनेस कितनी होगी उस वक्त उनके बाबूजी की, उनके पिताजी की। तो उन्होंने कहा कि मैं जब चल के जा रहा था 6 लोग आ गए मेरे सामने और कहा कि भाई हम तुम्हें मारेंगे, आज तो तुम्हें तोड़ डालेंगे मार के। तो मैंने कहा कि भाई आप 6 लोग हैं, अल्टीमेटली तो आप ही मुझे तोड़ डालेंगे ये मालूम है, लेकिन जो पहले हाथ उठाएगा उसका हाथ में तोड़ डालूंगा। एक का तो मैं तोड़ सकता हूं, मैं एक का तोड़ डालूंगा, बाकी ना 5 आप जो कहिए चाहे वो कीजिए। 6 लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। रियल लाइफ सिचुएशन, कौन पहले अपना हाथ तुड़वाएगा? ये एटीट्यूड होनी चाहिए हमारी लाइफ जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करने के लिए। वो कमांडर को आके सोल्जर ने कहा कि हम चारों ओर से घिर गए, अब क्या करें? और कमांडर ने कहा कि ग्रेट, अब चारों ओर से घिर गए तो निशान ताकने के लिए समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम फायर, कहीं भी गोली चलाओ, किसी को तो लगेगी ना, कोई दुश्मन तो मरेगा, कहीं भी गोली चलाओ। यह होना चाहिए हमारा जज्बा जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी जीतने के लिए। लेकिन हम डर जाते हैं, हम छुप जाते हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती है जीवन में जो हम बदल नहीं पाते। आई एग्री विद दैट। अब सचिन तेंदुलकर अपनी हाइट बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। अपना वॉइस बदल पाएगा? हिमेश रेशमिया ने थोड़ा प्रयत्न किया था वॉइस बदलने के लिए, नहीं बदल पाएगा। लेकिन सचिन अपनी क्रिकेट अगर बदल पाएगा तो लोग उसके वॉइस और हाइट के ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। जो बातें बदल नहीं सकती उसकी चिंता मत कीजिए दोस्तों, उसकी चिंता मत कीजिए, अब ये नहीं बदलने वाली। लेकिन जो बदल सकती है उसमें आपका 101% झोंक दीजिए। बस लोग भूल जाएंगे कि आपने कितने 0 रन किए, लोग ये याद रखेंगे कि आपने कितनी सेंचुरीज की। ये फंडा है हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का। मैंने कभी किताब लिखी जय हो नाम से, एक बड़ी अच्छी कविता मुझे इसमें से सुनानी है अंत में, इसलिए मैंने किताब लिखी है आपको दिखाने के लिए। इसलिए मैं नहीं रख सकता क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि किताब हाथों हाथ बिक गई। 1 महीने में 5000 कॉपीज बिक गई गुजराती में। लोग कहते हैं कि किसी को पढ़ने का मालूम नहीं, लोग पढ़ते नहीं आजकल किताबें। कौन कहता है हैरी पॉटर इतनी बिक गई? जेके रोलिंग ब्रिटेन की क्वीन से ज्यादा धनिक हो गई, अमीर हो गई। चेतन भगत जो भी बुक लिखी बेस्ट सेलर हो गई। लोग कहते थे हिंदुस्तान के कोई युवा पढ़ते नहीं है। चेतन भगत की सभी बुकों में से फिल्म बन रही है, 3 इडियट्स के लेखक, चेस द एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो। तो बात यह है दोस्तों कि अगर आप लोगों को पसंद आए, आपके जो क्लाइंट्स है उसको पसंद आए, ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे और अपना पूरा 100% उसमें झोंक देंगे, आप सफल होंगे। मैं तो कहता हूं कि आप सबके पास बड़े अच्छे अच्छे बैंक अकाउंट होंगे, इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े हुए हो, इतने अच्छे सेमिनार और इतने अच्छी वो एंटरटेन के लिए आप आते हो हर साल, बैंक अकाउंट बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन कभी सोचा है कि एक इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है जिंदगी में? आप पेरेंट होगे, आप बाप होगे, आप माँ होगे, अपने बच्चों के साथ बातें करते होंगे। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो कुछ कभी कभार शाबाश भी कहना चाहिए। उसको रात को 12 बजे जाके आइसक्रीम भी खिलाना चाहिए कि यू आर गुड बॉय, यू बिहेव्ड वेरी वेल। हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटते बहुत है लेकिन उसको आइसक्रीम कम खिलाते हैं। विड्रॉल तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं लेकिन डिपॉजिट बहुत कम करते हैं उसमें। तो जब उसका मौका आता है तो वो भी जब बड़ा होता है तो फिर ऐसा होता है कि वो स्कूल या कॉलेज से आएगा, बच्चे या बच्ची, लड़का या लड़की, और 7 फीट अपने बाजू में बैठे हुए अपने पेरेंट के साथ बात नहीं करेगा, लेकिन 7000 किलोमीटर दूर बैठे हुए फ्रेंड के साथ फेसबुक पे चैट करेगा। जय हो! जय हो! तो और ज्यादा खींचने से मजा नहीं आता जिंदगी में। जिंदगी जो सबसे बढ़िया प्लेजर होते हैं वो वही होते हैं कि जो एक बार आने के बाद आपको दूसरी बार वो प्लेजर हो, ऐसा एहसास भी हो। अल्टीमेटली आनंद तो यही है कि लोग अपने आप को भूल जाए, चाहे वो हिमालय में जाके अपने आप में भूल जाए समाधि लगा के, या बंबई के बियर बार में बैठ के अपने आप को भूल जाए। सब लोग अपने आप को भूलना ही चाहते हैं, हमें अपने आप के साथ जीना ही नहीं है, भूल जाना है बस। हम क्या है? तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको आनंद की बात की। सबसे बड़ा आनंद क्या होता है जीवन में? सबसे बड़ा आनंद, द बिगेस्ट प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, जीवन
वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा है किसी ने ये नहीं कहा, मैंने एक सेमिनार में पूछा था तो किसी एक जेंटलमैन ने खड़े होकर कह दिया किस करना, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा आपसे। अब आपका आनंद है तो आपकी व्याख्या है, लेकिन सबसे बड़ा आनंद की एक मेरी व्याख्या मैं आपको देता हूं। मेरी व्याख्या आनंद की ये होती है कि जब कोई आपको कह दे कि ये टारगेट आपसे अचीव नहीं होगा, आप निकम्मे हो, आपको ये पता नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है, आप ये कर नहीं पाएंगे, आप में क्षमता नहीं है, आपकी एक कैपेसिटी नहीं है, और आप आर्ग्यूमेंट से नहीं, दलील से किसी को जीता नहीं जाता, दिल से जीता जाता है। अगर जिंदगी में जीता जाता है आर्ग्यूमेंट से नहीं, एक्शन से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद प्रिपेयर करके, मेहनत करके, अगर आपको दिखा दो उनको कि नहीं आपने मेरे बारे में ये सर्टिफिकेट निकाला था लेकिन मैं उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता हूं क्योंकि मैंने कर दिया, मैं वहां पे पहुंच गया, और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उसको चांटा मारने की जरूरत नहीं है, अब उसको कोई कहासुनी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस आदमी के सामने जाओ, उसकी आंख में आंख मिलाओ और एक स्माइल करके निकल जाओ। उस वक्त आपको जो दिल में प्लेजर होता है, इतना बढ़िया प्लेजर तो आपको किसिंग में भी नहीं मिलेगा। ये प्लेजर जिंदगी में चाहिए, ये प्लेजर। हर एक सांस एक कसौटी है हमारी, तो हर दिन हर दम हमें आगे बढ़ता जाता है। हमारी एक थीम है इंस्पायर। इतने बढ़िया बढ़िया स्पीकर आएंगे, किसी ने स्टीव जॉब्स का नाम तो लिया होगा, लिया है ना कि नहीं लिया? ये पूरा इंस्पायर की जो थीम है, पूरी दुनिया को सिखाने वाला एक बंदा, एक इंसान था, एप्पल का स्टीव जॉब्स। ये शब्द उसने पॉपुलर किया पूरी दुनिया में। एक बार आदमी गेम चेंजर हो सकता है, एक बार, लेकिन ये ऐसा बंदा था कि 5 बार गेम चेंजर हुआ। 84 में मैकिंटॉश कंप्यूटर निकाले, दुनिया में पहला होम पीसी बनाया, फ्लॉप हो गया, किसी को कंप्यूटर हिट हो गया, बंदा फ्लॉप हो गया, उसको कंपनी से निकाल दिया गया। पिक्सार जैसे एनिमेशन कंपनी बनाई और पिक्सार के ओर पे वो कंप्यूटर एनिमेशन शुरू किया। आईपॉड बना के पूरी म्यूजिक की डेफिनेशन चेंज कर दी। अब सीडी कोई नहीं खरीदता, कैसेट ऑब्सोलेट हो गई, डेथ हो गई कैसेट की, टाइम के साथ मूव होना पड़ता है। तो एक ऐसा बंदा जिसने अपने को पेनक्रियास का कैंसर हुआ, पेनक्रियास का कैंसर, डॉक्टरों ने कह दिया कि 3 महीने तक जी सकते हो, 7 साल जिया उसके बाद वो, उसके और आईफोन बनाया, आईपैड बनाया। पूरी नोकिया जैसी कंपनी जो ऐसे मान सकती थी कि पूरा हिंदुस्तान हमारे गिरफ्त में है, हमारे मोबाइल की, वो एक टच स्क्रीन की वजह से खत्म हो गई, नोकिया की बादशाह, क्योंकि वो चेंज नहीं हुई टाइम पे, और बाकी सारी कंपनियां चेंज हो गई, स्मार्टफोन बनाने लगी। ऐसा बंदा स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जब मैं कैंसर होने के बाद अपने बाथरूम में जाता हूं, ब्रश करता हूं, तो आईने में देखकर अपने आप से पूछता हूं कि ये एक दिन जो मुझे जीने के लिए मिला, वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। डॉक्टर की वजह से तो मैं नहीं जी पाता, लेकिन गॉड ने गिफ्ट कर दिया एक और दिन, और एक दिन ये जिंदगी का आखिरी दिन है, इसी पैशन के साथ जीना है। पता नहीं कल सुबह हम रहे ना रहे, खबर नहीं है पल की, और बात कर रहे थे कल की, किसको पता है कल क्या होने वाला है। मैंने तो डॉक्टर को जाते हुए देखा है और दर्दी को उनकी स्मशान यात्रा में जाते हुए देखा है। तो उससे कह दिया कि मैं हर दिन ऐसा कुछ काम करूंगा कि जब मैं चला जाऊंगा तब मैं अमर हो जाऊंगा। मर तो जाऊंगा, मेरा बॉडी तो मर जाएगा, लेकिन मेरा काम अमर हो जाएगा। यह है इंस्पायर, यह है आई। इंस्पायर में सबसे पहला होता है आई। कोई आपको इंस्पायर नहीं करने वाला, कोई जय वसावड़ा भी आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको इंस्पायर नहीं कर सकता। हमारे सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे मैंने कहा, कृष्ण, उसने पूरी मोटिवेशन की किताब भगवत गीता के बाद लास्ट लाइन में क्या कहा अर्जुन को, यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हें पसंद हो अब वो निर्णय तुम्हें करना है। आई, यू कैन इंस्पायर योर ओन सेल्फ। क्यों हम अपेक्षा करते हैं कि बाहर वाले लोग हमें आके सपने दिखाए तभी हम सपने पूरे कर पाए? हम खुद सपना देखें। और अब्दुल कलाम जो कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोते वक्त ही आते, रात को सोते वक्त आते हैं, वो सपने नहीं है। सपने वो होते हैं जो हमें रात को चैन की नींद सोने नहीं देते, ये सपने होते हैं। आखिरी 2 बात आपको कहना चाहूंगा, आखिरी 2 बात। बहुत बढ़िया आपने सहयोग दिया, लेकिन मुझे अपने को स्पीकर को भी सहयोग देना चाहिए। तो आखिरी 2 बात, क्योंकि फंडामेंटल है, तो मैंने सोचा कि चलो, इतनी लालच तो एक गुजराती हूं ना, मुझ में इतनी होगी कि चलो थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा दे दे, वैल्यू एडिशन कर दे। अगर साबुन लिया है तो थोड़ा शैम्पू भी साथ में दे दे, अगर सब्जी ली है तो थोड़ा वो नीम का पत्ता भी दे दे उसके साथ। तो ये 2 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। एक तो ये कि मुझे पता है कि ये बातें आप सुनते रहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी जीते हैं, और जिंदगी में मौसम कभी एक समान नहीं रहता, मौसम तो बदलता रहता है जिंदगी का।
कभी विंटर आता है, कभी समर आता है, कभी मॉनसून आता है, और हर एक मौसम की अपनी अपनी एक ब्यूटी है। समर में हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी गर्मी है, लेकिन समर में ही तो आम आते हैं। गर्मी होती है तभी तो आम आते हैं, गर्मी होती है तभी तो बादल बनते हैं, भाप आती है, वो भाप बनती है ऊपर। तो हर एक मौसम का अपना एक सौंदर्य है। आपको भी कभी डिप्रेशन होगा, आप पूरे रेन को ये नहीं कर पाओगे कि नहीं आप बरसना बंद करो, मैं दुखी दुखी हूं, लेकिन आप रेनकोट पहन के 2 कदम आगे चल पाओगे। दुनिया में जब हम इंस्पायर होने के लिए ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हैं, हाथ फैलाकर हम जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं इंस्पायर होने के लिए, प्लीज भगवान कुछ कीजिए। मोहम्मद पैगंबर के सामने खड़े हो जाते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। वाहेगुरु के सामने हम माथा टेकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए, रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए। हम टूट गए, हम दुखी हो गए, हमें अंधेरा छा गया हमारे सामने, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रुक गए हम चलते चलते। हम कृष्ण के पास, राम के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं। अब देखिए इन सब बंदों की कहानियां तो आप देखें। मोहम्मद पैगंबर को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी, देखिए हिजरत करनी पड़ी, उनके खानदान को कत्लेआम करना पड़ा, निकल जाना पड़ा। जीसस क्राइस्ट को 32 साल की उम्र में सूली पर चढ़ना पड़ा। कृष्ण ने हस्तिनापुर में कोई प्लॉट की बुकिंग नहीं करवाई थी कुरुक्षेत्र में कि युद्ध जिता दूंगा और इतनी सोसाइटी मेरे नाम कर देना है हस्तिनापुर स्टेट में। वो तो यादवास्थली देख के चले गए, पूरा पूरा इतना सारा काम करके अंत यादवास्थली देख के चले गए। राम को वनवास मिला, अपने बच्चों के साथ जी नहीं पाए, बीवी के साथ, जो जिस बीवी के लिए इतना बड़ा युद्ध किया विजयादशमी मनाने के जैसा, और 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं, कभी गुरु गोविंद कहलाऊं, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा शीशगंज अभी भी है चांदनी चौक में। पिता की हत्या देखी तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह ने। किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है मेरे दोस्तों, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है जिंदगी में। सब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसा काम करते गए, उन्होंने दुखों को अपने दिल में रखा और सुखों को बांटते चले गए। अगर इंसान में से आपको भगवान बनना है तो ये सिंपल सी फॉर्मूला मैंने देखी है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ कर रहे हैं, शेयर कर रहा हूं, मैंने नहीं किया है, इन लोगों ने किया तो ये भगवान हो गए। अपने आप में वो दर्द ले गए, आंसू पी गए, मुस्कुराते रहे। आप ये कर सकते हैं। अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद ऐसे लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं अपने चले जाने के हजारों सालों के बाद, तो हम ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जिए कि हमारा अपना खानदान, हमारे दोस्त, हमारा मोहल्ला हमसे इंस्पायर हो। हम क्यों अपनी तकदीर के भाग्य विधाता ना हो जाए? क्यों नहीं हो सकता है? करके दिखाया इन लोगों ने। मरने वाले लोग थे, मृत्यु मर्त्य लोग थे, चले गए दुनिया में अपना अपना नाम छोड़ के, काम छोड़ के। आज भी हम याद करते हैं, आज भी हम माथा टेकते हैं। तो एक तो ये बात मुझे कहनी थी आपको। आप गूगल में मैप देख सकते हैं सन्मुखानंद हॉल कहां है बंबई में, लेकिन हॉल पे जाने के लिए ट्रैफिक जाम कितना है वो गूगल नहीं दिखाएगा। ट्रैफिक जाम अगर दिखा भी देगा सैटेलाइट से तो गड्ढे कितने हैं वो नहीं दिखाएगा। वो बीएमसी वालों ने क्या क्या कहां पे खुदाई कर दी है वो नहीं दिखाएगा। वो तो आप जब रोड पे चलोगे तब मालूम होगा। और मैं व्याख्यान के लिए काफी सारी जगहों पे जाता हूं। मेरा जाती अनुभव है कि हम चाहे 75 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, ऑडी में जाए, BMW में जाए किसी सेंटर पे, लेकिन अगर हमें रास्ता मालूम नहीं है तो एक फटा हुआ कपड़ा पहने हुआ कोई 12 साल का बच्चा कहेगा कि चलो मेरे पीछे चलो, मैं आगे जाके तुम्हें बताता हूं कि हॉल कहां पे है। ये दुनिया मेरे दोस्तों, ये दुनिया ऐसी है कि जो जानता है वो आगे चल सकता है और जो नहीं जानता उसको पीछे चलना पड़ेगा। तो आप जानते रहिए, अपने आप को बढ़ाते रहिए। और दिवाली के मौके पर हम एक दूसरे के साथ अब मिलेंगे, बातें करेंगे। अब समय है दिवाली का, पटाखों का, उत्सव का, हर्ष का। तो आप जब दिवाली मनाए तो इतनी एक छोटी सी बात मेरी याद रखना कि हमारे पूर्वजों ने हमारे इस देश को एक दिवाली के सिंपल से त्योहार में पूरा पैकेज दे दिया है इंस्पिरेशन का। पूरा पैकेज 4 दिनों में है दिवाली का। पहला दिन है वाक बारस। वाक बारस नहीं, वो टाइगर वाली बात नहीं है। वाक बारस सरस्वती देवी की पूजा, वाणी, कला, साहित्य, शब्द की पूजा। आपको नए विचार आने चाहिए, नई कलाओं के साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए, संगीत के साथ आपको कुछ हॉबीज होनी चाहिए जीवन में। वो हॉबीज है, वो आपका गद्दा है जहां पे आप थाक उतार सकते हैं अपने जीवन का। तो पहला अपने जीवन में रखिए नॉलेज, सरस्वती को रखिए। दूसरे दिन धनतेरस,
वो वेल्थ नहीं है, वो बैंक अकाउंट नहीं है धनतेरस में, वो धन का कुंभ नहीं है, धनवंतरी है। आरोग्य, फिटनेस, हेल्थ, नॉलेज भी रखिए, हेल्थ भी रखिए, फिट रहे, अपने आप को फिट रखे। लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर पूरा फिटनेस का तो सेक्टर है, पूरी मृत्यु के साथ जद्दोजहद का तो सेक्टर है। तो दूसरा है फंडा, फिट रहे, हेल्थ वाले रहे। तीसरा है फंडा काली चौदस। हम ये मानते हैं कि वो हमारे गुजरात में तो वड़ा डाल के वो ककलाट निकालते हैं, तो कहां पे किसके घर के सामने ककलाट निकाले उसका दूसरा ककलाट शुरू हो जाता है, वो एकता कपूर की सीरियल जैसा। तो ये ककलाट निकालने का त्योहार नहीं है। काली का जो प्रतीक है, काली चौदश का जो प्रतीक है, वो वीरता का प्रतीक है, करेज, वीरता। रक्तबीज राक्षस के सामने देवी खड़ी हो जाती है कि नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, एक एक बूंद तुम्हारा ले लूंगी, लेकिन मैं गुड हूं और तुम इविल हो। करेज, वीरता, बहादुरी, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। और चौथा जो अंतिम दिन आता है दिवाली का, तो दिवाली का जो अंतिम दिन आता है, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वेल्थ भी चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो दूसरे गरीब की आप सेवा भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी बजट चाहिए आपके पॉकेट में। हमारे देश ने तो यह भी ध्यान रखा, वेल्थ की भी पूजा की, धन की भी पूजा की, लक्ष्मी की भी पूजा की, वैभव की, समृद्धि की, ऐशो आराम की भी पूजा की, आनंद की भी पूजा की, मस्ती की भी पूजा की। तब मैंने अभी निकाली क्योंकि मुझे दर्द हुआ कि इसे देश में ऐसी बातें जिसमें आज हमने की, हमारे यंग जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या करते हैं क्योंकि परीक्षा में मार्क नहीं आती, क्योंकि रिलेशनशिप फेल हो जाती है। कृष्ण को इतनी सारी गोपियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने तो कभी टिक 20 की बोतल नहीं हाथ में उठाई। तो मुझे लगा कि समाज को कुछ ऐसे इंजेक्शन की जरूरत है जो अभय के इंजेक्शन हो। और इसलिए अगर आप भूल जाए कि मैंने क्या कहा, भूलना हमारी मनुष्य जात की पुरानी बीमारी है, हम भूलते जाते हैं काफी सारी बातों को। तो मैं एक हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन के पिताश्री, ऐश्वर्या राय के दादा ससरा, तो उनकी एक काव्य की पंक्ति है, वो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं और मेरी बात खत्म करूंगा। गुजराती लोगों અહીં ઘણા બધા બેઠા છે અમારા, વાહ, તમારા માટે એક મરીઝ સાહેબનો શેર। કહો દુશ્મનને હું દરિયાની જેમ પાછો જરૂર આવીશ, કહો દુશ્મનને હું દરિયાની જેમ પાછો જરૂર આવીશ, એ મારી ઓટ જોઈ કિનારે ઘર બનાવે છે। आज आपकी मौज वापस चली गई तो आप रेत के किले बनाने बैठे हुए हो किनारे पे, लेकिन मैं तो दरिया हूं, मैं समंदर हूं, मेरी मौज फिर से भरती आएगी, फिर से पूनम होगी और मैं आपके किलों को तहस नहस करके चला जाऊंगा। जय हो। तो ये आखिरी पंक्ति, ये कविता खत्म, मेरी बात खत्म। आप याद रखिएगा प्लीज मेरी बात, ये कविता में यही तो बात की हुई है कि मुश्किल में जब हो तो अपने आप को पुकारो, खून बहे नस नस में तो हर एक बात में बस में, ऐसा सोच के लड़ते रहो। कभी अगर रुक जाओ, कभी अगर थम जाओ, तो ऐसा सोचो कि हॉल में अंधेरा होगा तो पूरे हॉल की लाइट तो चालू कोई नहीं करेगा, लेकिन एक मोबाइल की रोशनी होगी तो आप एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। एक एक कदम आगे बढ़ पाओगे तो अपनी सीट पे पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिए। इस तरह से हमने तय की मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर चले और गिर कर उठे। चलने के लिए उठना पड़ता है। तो ये कविता इसको समर्पित है, आपके जज्बे को, आपके अंदर में छुपे हुए अपने राम को मैं समर्पित करता हूं, आपके अंदर छुपे हुए अल्लाह को, जीसस को मैं समर्पित करता हूं। तो ये कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेशनल एंथम वो ऐसी कविता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है चींटी, कीड़ी। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है, उसको भी प्रॉब्लम होता है गिरने में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्तों, डुबकिया सिंधु में जाके गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी समुद्र, गोताखोर अंदर जाता है, डुबकिया लगाता है। क्यों? जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कॉल किए, क्लाइंट ने मना कर दिया, फोन हमारे उठाए ही नहीं, वादा किया था कि इतना टारगेट पूरा कर देंगे और फिर चेक लिखा ही नहीं, तो जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं है सहज मोती गहरे पानी में। मोती ऐसे नहीं, रेत मिल जाती है, मोती नहीं मिलती ऐसे पानी में। मिलती नहीं मोती ऐसे सहज गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह उसी हैरानी में। चैलेंज,
क्यों नहीं मिली? आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। टुमारो नेवर डाइज, कल कभी मरता नहीं हमारा। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट स्टांजा है इसका, अंतिम स्टांजा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। फेल्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुनौती है। अब देखो, फेल्योर से दो बातें होती है अपनी जिंदगी में। एक तो आपको सही दोस्त कौन है उसका पता चल जाता है अगर आप फेल हो जाओ तो, और दूसरा आप में सही कैपेसिटी कितनी है उसका आपको पता चल जाता है। सक्सेसफुल आदमी को कभी यह पता नहीं चलता असली दोस्तों का और असली क्षमता का पता तो जब आप असफल हो तभी होता है। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। रियली ये हमारे कन्वेंशन की जो थीम है, इंस्पायर, रियली इंस्पायर किया।